नमस्कार दोस्तों। आज हम बिज़नेस मॉडल एनालाइज करेंगे वोल्टास का। काफ़ी फेमस कंपनी है, एयर कंडीशंस बनाती है ये कंपनी। टाटा ग्रुप का करीबन 30% स्टेक है इस कंपनी में, तो इसका पेरेंटेज जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है कंपनी। और अगर आप देखोगे पिछले एक साल में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2x हो गया है। मतलब 800 कुछ स्टॉक प्राइस था उसका एक साल पहले और वो करीबन 1800 हो गया है, राइट। तो हम कंपनी को पूरा पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है कंपनी में, इसका बिजनेस मॉडल किस हद तक सेल्फ सस्टेनेबल है, और ये जो स्टॉक प्राइस इतना बड़ा है पिछले एक साल में ऑलमोस्ट डबल जो हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो लास्ट पॉइंट को ही फर्स्ट ले लेते हैं कि ये स्टॉक प्राइस जो बड़ा है उसके कारण क्या है, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं सेल्स डेटा निकालूँ या टॉप लाइन डेटा निकालूँ कंपनी का, तो एट अ वेरी ब्रॉडर लेवल, एट अ वेरी मैक्रो लेवल, जो ट्रेंड दिख रहा है कंपनी का सेल्स का, वो एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। कंपनी एक अप ट्रेंड में है, सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ मल्टीपल क्वार्टर्स, राइट। बट यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स में ही सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ होता है, राइट। ये वाले जो 2 क्वार्टर्स है ये बेसिकली आपका जैन से मार्च का क्वार्टर है और अप्रैल से जून का क्वार्टर है। तो जैन फेब मार्च में लोग गर्मियों के लिए तैयारी करते हैं तो एसीज खरीदते हैं, और अप्रैल में जून में जब हीट वेव लोगों की ज़िंदगी नरक कर देता है तब आउट ऑफ डेस्परेशन लोग जाकर एयर कंडीशंस खरीदते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक सीजनल स्टॉक है, राइट। तो अगर इसका स्टॉक प्राइस अभी पीक कर गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 महीनों में जो एक फेस्टिव सीज़न है जहाँ पे गर्मी भी थोड़ी कम होगी, राइट, जो अभी शुरू हो चुका है जुलाई से करीबन दिसंबर तक, जैसे ये देखिए आप, ये 2 क्वार्टर्स हैं, इसमें थोड़ा स्टॉक प्राइस जो है इसका कंसोलिडेट होगा और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी उन इन्वेस्टर्स को मिल सकती है जो ये स्टॉक खरीदना चाहते हैं। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये जो अर्निंग्स में प्रिडिक्टेबिलिटी आई है या फिर सेल्स ग्रोथ में जो प्रिडिक्टेबिलिटी आई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक मेगा ट्रेंड ही बन चुका है और इतने सारे गर्मियों के वक्त जो हीट वेव्स चलते हैं नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में, लोगों के पास कोई दूसरा पर्याय नहीं होता है कि उन्हें जाकर एसीज खरीदना पड़ रहा है आजकल, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो आगे बढ़ता ही जाएगा बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन डिमांड, अ लॉट ऑफ स्टिकीनेस इन डिमांड. But the sales growth would be very seasonal, right? It would be only for 2 quarters that a lot of sales growth will come. For the other 2 quarters, it would be tepid, काफ़ी normal रहेगा, right? दूसरा जो important कारण है स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने का, उसी पॉइंट को इलाबरेट करते हैं, वो है इसका जो अर्निंग्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, वो सडनली एक तरह से टर्न अराउंड हो गई है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो यहाँ पे गिर रहा है और ये गिर के इतना कम हो गया था, बट सडनली जब प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट आया, राइट, तो अर्निंग्स पर शेयर ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई है वो एक तरह से कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है यहाँ पे। और इसका कारण क्या है? इसका कारण इसी चार्ट में है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 तरह के प्रॉफिट मैट्रिक्स है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और तीसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डील करता है बेसिकली आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस के लिए। तो कंपनी में रॉ मटेरियल जाता है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जो प्लास्टिक बनता है वो भी क्रूड का, ऑयल का एक डेरिवेटिव होता है। और पिछले एटलीस्ट 6 महीनों में, 8 महीनों में रॉ मटेरियल के प्राइसेस सिर्फ बढ़े हैं, नीचे नहीं हुए। कॉपर के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस, प्लास्टिक या फिर क्रूड के प्राइसेस सिर्फ बढ़े हैं, कम नहीं हुए। इसलिए कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हो वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 24.52% दिख रहा है करीबन एक साल पहले का, बट अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 21% या 20.91% दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि एट ए ग्रॉस प्रॉफिट लेवल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, राइट। आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिट पे या फिर कॉग्स पे कम हुई है। बट जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखते हो तो सडनली प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है। मैं ये जो येलो लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे -0.29 है, बट आप जब रिसेंट क्वार्टर का देखते हो तो करीबन 8.02 है, राइट। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ नथिंग बट योर मार्केटिंग कॉस्ट,
इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, एक बिजनेस को चलाने का कॉस्ट, उसमें बहुत सारी एफिशिएंसी लाई है। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी आई है वो एक्चुअली इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आई है, क्योंकि सेल्स इतने बढ़ गए, मतलब सेल्स छप्पर फाड़ के बढ़ गए लास्ट क्वार्टर में और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में, कि चैनल में जो भी इन्वेंट्री थी वो लिक्विडेट हो गई, फैक्ट्री में जो भी इन्वेंट्री थी वो लिक्विडेट हो गई, राइट। कंपनी को नया केपेक्स डालना पड़ा, क्योंकि कंपनी 20 लाख एसीज बना रही थी, अब 30 लाख एसीज बनाएगी, मतलब 10 लाख एक्स्ट्रा एसीज बनाएगी, तो नया केपेक्स आ गया एक तरह से, राइट। इतना डिमांड आ गया था पिछले 2 क्वार्टर्स में, या स्पेशली पिछले 1 क्वार्टर में, राइट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा है, करीबन 8% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आई है कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट में, एंड दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड मोस्टली टू द इन्वेंट्री, द काइंड ऑफ डिमांड दैट एसी सॉ इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स, इन्वेंट्री जस्ट वेंट ड्राई एट द डीलर लेवल, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल एंड द कंपनी लेवल, ठीक है। और वही रिफ्लेक्ट हुआ है आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन में। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा है, जो करीबन, यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन की बात कर रहा हूँ, जो माइनस में था, राइट, वो करीबन आपका प्लस 6.81 बढ़ा है। तो इसका सार या समरी ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका ये बड़ा नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी का फ़ायदा नहीं हुआ, बट जिस तरह का डिमांड, जिस तरह का सेल आया है, उसके वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी का इतना कम हो गया कि वो ट्रिकल डाउन होकर नेट प्रॉफिट मार्जिन में दिखा रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर दिखा रहा है फिलहाल, राइट। तो इसके कारण, इन 2 या 3 रीजंस के कारण कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफ़ी ऊपर चला गया। तो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो सेल्स जो था वो बढ़ गया, 4,200 था पिछले क्वार्टर में, वो 4,900 बन गया, ये बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% था, 8% बढ़ गया, जैसे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की मैंने बात की, राइट। और आपका जो EPS जो है, प्रॉफिटेबिलिटी, जो करीबन 3.52 था, वो 10.1 हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है ये। अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से भी, या फिर पिछले जो जून का क्वार्टर था उससे भी कंपेयर करोगे, 3.91 था, 3 गुना बढ़ा है। ये 5 था, ये 8% बढ़ा है, राइट। ये 3,300 था, ये 4,900 या करीबन 5,000 का सेल्स दिखाया, राइट। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो ग्रोथ आया है और जो अर्निंग्स में ग्रोथ आया है, इन 2 कारणों की वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो पिछले 1 साल में डबल हुआ है, ठीक है। तो फिर से थोड़ा रीटरेट करूँगा, और यहाँ पे जैसे आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे, राइट, कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, मतलब पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है करीबन 18% है। अब आप मुझे पूछोगे कि 18% एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है या बुरा सेल्स ग्रोथ है। मेरा जो इसका आंसर रहेगा वो है कि इंडिया का जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है करीबन 14% से होता है, तो अगर 18% का सेल्स ग्रोथ कोई कंपनी दे रही है, तो इंडिया के नॉमिनल GDP से ज़्यादा तेज़ ही एक तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। आपकी जो सीमेंट कंपनीज है वो करीबन 9% का ग्रोथ देती है, स्टील कंपनीज करीबन 10% का ग्रोथ देती है, कंज्यूमर अप्लाइंसेस कंपनी करीबन 6-6.5% का ग्रोथ देती है। तो AC जो है, AC बनाने वाली कंपनीज, वो 18% का ग्रोथ दी है वोल्टास ने। बट प्रॉब्लम ये है कि AC मार्केट का ग्रोथ, या AC इंडस्ट्री, या AC एज अ सेक्टर का ग्रोथ जो है वो करीबन 22% से हुआ है। तो एक तरह से वोल्टास 18% से ग्रो हो रही है और AC मार्केट 22% से ग्रो हो रही है। इसका मतलब जो है वोल्टास मार्केट शेयर लूज़ कर रही है, राइट। दूसरे कंपनीज वोल्टास का मार्केट शेयर ले रहे हैं बहुत हद तक, कि मैं पिछले 3 सालों के एग्रीगेट डेटा की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दूसरे कंपनीज जैसे ब्लू स्टार है, हिताची है, बहुत सारे कोरियन ब्रांड्स है, उन्होंने बहुत हद तक वोल्टास का मार्केट शेयर पिछले 3 सालों में, 5 सालों में लिया है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, जिसमें वोल्टास ने सबका मार्केट शेयर लिया है और 39% से ग्रो किया है, राइट। तो एंड ऑफ 2022 में वोल्टास का जो AC मार्केट में जो मार्केट शेयर था वो करीबन 18% था, और वो सेकंड था ब्लू स्टार के बाद। बट अपना फिर से वोल्टास ने अपना वर्चस्व, अपनी मार्केट लीडरशिप पिछले 2 क्वार्टर में ली है, और उसका करंट जो मार्केट शेयर है वो करीबन 21% है, और उसने ब्लू स्टार को पीछे छोड़ दिया है, राइट। तो वोल्टास का जो मार्केट शेयर है, वोल्टास ने मार्केट शेयर जो है वो लिया है अपने कंपटीटर से, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, और इसके लिए कंपनी को क्रेडिट देना बनता है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सैड बन जाता है कि सेल्स ग्रोथ तो हुआ है, राइट, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है,
राइट। जैसा वो ग्राफ भी मैंने दिखाया था कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी नीचे गिरी थी, फिर लास्ट के एक क्वार्टर में टर्न अराउंड हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है और उसके कई सारे कारण हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे विस्तार से, राइट। तीसरी जो चीज़ है वो है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस तो कौन सी कंपनी का नहीं बढ़ा है पिछले 4 सालों में, इतनी सारी लिक्विडिटी आई है, जिस तरह SIPs हो रहे हैं, DIS, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे स्टॉक प्राइसेस, सारे स्टॉक्स का एक तरह से कैगर जो है स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ा ही है, पर पिछले एक साल में इसका करीबन 100% बढ़ा है, मतलब 2x हुआ है, राइट। एक और मेट्रिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक है जिस पे वोल्टास इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी। नॉर्मली एक अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है 17% या 17% के ऊपर। वोल्टास जो दे रहा है रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन वो 6% या 8% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बेसिकली बताता है कि अगर इन्वेस्टर ने 100 रुपये किसी बिजनेस में लगाए हैं तो उसको 6% का फ़ायदा हुआ या 6 रुपये मिले हैं या 8 रुपये मिले हैं, राइट। तो ये जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है ये काफ़ी बुरा रिटर्न ऑफ इक्विटी है और ये काफ़ी एविडेंट है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ही इतना ख़राब रहा है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या ही तो मिलेगा किसी इन्वेस्टर को। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी मेट्रिक जो है इस पे वोल्टास काफ़ी कमज़ोर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको कहीं ना कहीं बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे बताती है इस बिज़नेस मॉडल की, और इस बिज़नेस की मुझे सस्टेनेबिलिटी कमज़ोर लगती है, राइट। ऊपर से क्या ये सेल्फ सस्टेनेबल है, मतलब क्या ये बिज़नेस अपने ग्रोथ को खुद फिनेंस कर पाएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि लेट्स से ये 3 साल में 18% से ग्रो कर रहा है, बट इसमें पैसा जो आ रहा है वो सिर्फ 6% से आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख है, बट जो मेरे खर्चे हैं वो 1.5 लाख है। ऊपर के जो 50,000 है वो मुझे किसी ना किसी से मांग के ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो एक तरह से इसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये फ्री कैश फ्लो कंपनी है, इसके पास ऑलरेडी कैश पड़ा है, राइट। और अगर ये मांगने भी जाए तो इसको पैसा दे देंगे लोग, क्योंकि टाटा का इसका पेरेंटेज है और क्रेडिट लाइंस ओपन होती है ऐसे कंपनीज़ के लिए। बट क्या ये एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस है? तो नहीं, अभी तक ये एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। और इसको अगर इसी तरह चलता रहा ये, जहाँ पे इसका सेल्स ग्रोथ, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सेल्स ग्रोथ बहुत आ रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ जाएगी और फिर इसको या तो फिर इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, जैसे जिसकी वजह से हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक में, मैं पर्सनली तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, जैसे वोल्टास में लगाया है, अगर लगाया है तो उनकी अगर इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कहीं ना कहीं गिर जाता है उनके नेटवर्क का, उनके स्टॉक्स का, राइट। तो आई थिंक दिस बिजनेस मॉडल इज़ नॉट अ सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, एटलीस्ट फॉर नाउ। दिस इज़ व्हाट द नंबर्स टेल अस, राइट। हम दूसरे मैट्रिक पे आएंगे अभी, ये भी एक काफ़ी क्रिटिकल मैट्रिक है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है किसी भी कंपनी का, वो कंपनी के बारे में 2 चीज़ें बताता है, राइट। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो जो सबसे रीसेंट है 24 का वो 3 है, और सबसे जो ज़्यादा था 10%, राइट, वो करीबन 2018 में आया था। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है या फिर एबिटा जो है वो फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम 3% to 10% एंड फ्रॉम 10% to 3%। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट द कंपनी डज नॉट हैव प्राइसिंग पावर। जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी, रॉ मटेरियल्स की बात की थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड, प्लास्टिक की बात की थी, जब भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट, तो कंपनी का काम है कि in order to protect itself, in order to protect its profitability, कंपनी का काम है कि it should pass on the increase in the prices of raw materials to the end customer. Let's say मैं कोई चीज़ 100 रुपये की कस्टमर को बेच रहा हूँ और पहले वो मैं 80 रुपये में बनाता था, अब वो 90 रुपये में बनना शुरू हो गई। तो मेरा अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक तरह से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो चीज़ जो 100 रुपये में बेच रहा था उसको 105 या 110 रुपये में बेचूँ। अगर मैं वो नहीं बेच रहा हूँ तो क्यों नहीं बेच रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं बेच रहा हूँ या फिर वोल्टास इसलिए अपने प्राइजेस नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि ये जो मार्केट है, एसी का मार्केट, एयर कंडीशन का मार्केट, कूलिंग मार्केट, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, राइट। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मतलब इसके 65 ब्रांड्स है इस मार्केट में। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ही 65 ब्रांड से बना हुआ है, राइट। उसमें काफ़ी प्राइवेट लेबल्स भी आ जाते हैं, राइट। तो अगर मैंने वो 100 रुपये से 105 या 110 रुपये कर दिया, बट ब्लू स्टार वो 100 रुपये में ही चला रहा है,
तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो कुछ है नहीं, एसी तो एसी होता है, राइट, वो जाके वोल्टास की जगह ब्लू स्टार से ख़रीद लेगा और वोल्टास को अपना कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लूज़ करना पड़ेगा, जो लेट 2022 में वोल्टास ने लूज़ किया क्योंकि उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे, राइट। तो इस बार पिछले 3 क्वार्टर्स में या 4 क्वार्टर्स ने वो प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग पावर जो है, वोल्टास ने एक्सरसाइज नहीं की है, उसने अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, इसके कारण उसने अपना मार्केट शेयर वापस लिया है, राइट। तो इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि एसीज जो होते हैं उसमें कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, काफ़ी बेसिक सा प्रोडक्ट होता है, एफिशिएंसी वगैरह फैक्टर्स होते हैं उसमें, करीबन मल्टीपल एसीज होते हैं, उसमें लैडर प्राइसिंग की जाती है, राइट। तो एक अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, स्विचिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, वोल्टास का लूँ या फिर ब्लू स्टार का लूँ या हिताची का लूँ, क्या ही तो फ़र्क पड़ता है, राइट। काम तो रूम को ठंडा करना है, गर्म हवा निकाल के ठंडी हवा रूम में लानी है, तो वो काम तो कोई भी एसी कर लेता है, ठीक है। और जो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि it's not able to pass on the increase in the prices of raw materials to the end customer, that's why the business does not have pricing power, right। तो ये एक चीज़ें है, ये दो चीज़ें हैं। एक और जो रिस्क है बिजनेस में, द फैक्ट दैट दिस इज़ अ commoditized business, though this is a consumer facing business and air conditions are consumer products, but this is a commoditized business because इतना अगर ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लक्चुएट होता है तो वो कमोडिटी बिजनेस का ही फ्लक्चुएट होता है, राइट। नॉर्मली जब एक ब्रांड होता है तो ब्रांड कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लेता है उस बिजनेस को या फिर उस एंटिटी को। यहाँ पे ये एक ब्रांड है, बट ब्रांड होना भी इट्स नॉट इनफ, राइट। वोल्टास एक ब्रांड है, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट even after the fact that this is a brand, it's not able to give the protection of pricing power to this company. एक कवच नहीं दे रहा है pricing power का, right? तो basically ये एक commoditized business ही है, मैं तो इसको एक commodity business ही मानता हूँ, right? और commodity business में सबसे important चीज़ होती है कि are you the lowest cost producer? क्या आप सस्ते में कोई चीज़ बना सकते हो? तो अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हो और आप 80 रुपये में बना रहे हो, राइट, क्या आप 75 रुपये में बना सकते हो, राइट। इसके लिए कंपनीज बैक एंड इंटीग्रेशन करते हैं और वोल्टास भी बैक एंड इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या है कि वोल्टास का एक और जो थ्रेट जो है बिजनेस को, वो है इसके 50% ऑफ जो कंपोनेंट्स है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, राइट। और ये जो काफ़ी कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट होते हैं चाइना से, ये काफ़ी महंगे होते हैं, और पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में डॉलर काफ़ी अप्रिशिएट कर चुका है एज़ कम्पेयर टू रुपी। तो रुपी जो है वो सस्ता हुआ है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट कॉस्ट जो है या इंपोर्टेड चीज़ें जो है वो महंगी हुई है, राइट। तो ये जो भी चाइना से कंप्रेसर्स और ये जो भी कॉइल्स मंगाते हैं ये लोग, इनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। उसी को कम करने के लिए कंपनी बैक एंड इंटीग्रेशन कर रही है। ये जो सारी चीज़ें जो पहले बाहर से मंगाती थी और असेंबल करके यहाँ पे बनाती थी, अब वो कोशिश कर रही है कि उसको यहीं पे मैन्युफैक्चर करे, ताकि वो एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो कर सकती है, नहीं कर सकती है, दैट इज़ ओनली टाइम विल टेल। बट जो भी ये थ्रेट्स है, रिस्क्स है विद रिगार्ड्स टू रॉ मटेरियल्स, विद रिगार्ड्स टू रुपी डेप्रिसिएशन, ये काफ़ी एविडेंट होते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि लोअर सिंगल डिजिट्स में एक तरह पहुंच चुका है, राइट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लोअर सिंगल डिजिट्स में, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लोअर सिंगल डिजिट्स में ही रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन 1-2% है, मतलब अगर 100 रुपये बिजनेस दे रहा है सेल्स में, उसमें से सिर्फ 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है या फिर 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, राइट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है आपके रिटर्न ऑफ इक्विटी में। तो यहाँ पे लेट्स से आपका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन 9% है। तो लेट्स से मैंने बिजनेस में 100 रुपये लगाए, उसमें से मुझे 9 रुपये रिटर्न मिला, राइट। और उन 9 रुपये का मैं क्या करूँगा अभी? वो 9 रुपये या तो मैं सारे डिविडेंड्स दे के अपने इन्वेस्टर्स को दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि करना क्या है, या फिर मैं फिर से अपने बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे दूसरा एक और मेट्रिक है री इन्वेस्टमेंट रेट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत क्रिटिकल है। री इन्वेस्टमेंट रेट,
राइट। तो यहाँ पे वोल्टास का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो 22% है, राइट। वोल्टास का री इन्वेस्टमेंट रेट 22% है। क्या 22% एक अच्छा री इन्वेस्टमेंट रेट है? नहीं, 22% एक अच्छा री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं है। ब्लू स्टार का री इन्वेस्टमेंट रेट 90% है। मतलब अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाया है, चाहे फिर वो डेट हो इक्विटी हो, उसका ROC 9% है, मतलब 9 रुपये मुझे मिलते हैं। वो 9 रुपये में से करीबन सिर्फ 20%, मतलब 2 रुपये मैंने अपने बिजनेस में फिर से लगाया है, एज अपोज टू ब्लू स्टार जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन 20% है। तो अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाया है, 20 रुपये करीब रिटर्न मिला है, उसमें से 90% मैंने अपने फिर से बिजनेस में लगाया, मतलब 18 रुपये फिर से अपने बिजनेस में लगाया। तो यहाँ पे जो 2 रुपये लग रहे हैं वहाँ पे 18 रुपये लग रहे हैं। तो ग्रोथ किसका अच्छा रहेगा, किसका ग्रोथ फास्ट रहेगा, किसका कैपिटल एलोकेशन अच्छा रहेगा, कौन सा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, राइट। इसके सारे आंसर्स आपको पता है, राइट। तो एक तरह से री इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो सिर्फ 22% है, जो कि काफ़ी कम है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिंगल डिजिट्स में है, जो कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मली जो 1% 2% होती है, मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, जो 1% 2% की मैं बात कर रहा था, ये स्ट्रक्चरली एक कमज़ोर बिजनेस मॉडल लगता है मुझे। जैसे अगर मैं स्टील बना रहा हूँ या फिर मैं सीमेंट बना रहा हूँ जिसमें बहुत बहुत मैसिव स्केल है और उसमें नेट प्रॉफिटेबिलिटी 4 या 5% है, तो मैं समझ सकता हूँ, राइट। बट एयर कंडीशन जो है, जो अभी तक एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट माना जाता था, अभी मैं कहूँगा कि एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है जिस तरह की गर्मियाँ आई है, बट अभी तक जिसे एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट माना जाता है, उसमें मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। वो एक स्केल प्रोडक्ट या फिर एक मास प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रख सकता है, राइट। इससे बुरा बिजनेस मॉडल एक और है, जो है ज्वेलरी का, जो मैंने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में जो ये आपका कल्याण ज्वेलर्स, सेनको ज्वेलर्स जो है, उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 1-1.5% की है, इससे भी बुरी है। वो भी डिस्क्रिशनरी बिजनेस है। आप जो भी सोना चांदी जो है वो रोज़ नहीं खरीदते, राइट। डिस्क्रिशनरी बिजनेस है, कभी कभी खरीदते, सीजनल खरीदते, बट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर सिंगल डिजिट्स में है। तो ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं, स्ट्रक्चरली ऐसे बिजनेसेस जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा के देते। मतलब इसमें आपको मल्टी बैगर या फिर 50 बैगर या 100 बैगर, अगर कोई आपको कहे कि ये बिजनेस 10 बैगर या 20, 30, 40, 50 बैगर बनेगा, तो उसको आप थप्पड़ लगा दीजिए, क्योंकि ये बिजनेसेस मल्टी बैगर्स बन नहीं सकते, क्योंकि इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एक और पॉइंट है डिविडेंड यील्ड का। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 0.32% में हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। नॉर्मली अच्छा डिविडेंड यील्ड 4% और 4% से ज़्यादा माना जाता है। नॉर्मली आपका कोल इंडिया, ITC, नेस्ले, ये 4% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देते हैं। ज़्यादा डिविडेंड यील्ड जब इन्वेस्टर को मिलता है, तो अगर स्टॉक प्राइस ऊपर भी नहीं जाता है या फिर कैपिटल गेंस नहीं भी होते, तो भी इन्वेस्टर काफ़ी सिक्योर्ड होता है कि एटलीस्ट मुझे अगर कैपिटल गेंस नहीं मिल रहा है तो मुझे डिविडेंड से पैसा मिल रहा है, तो मुझे स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। बट जो कंपनीज कम डिविडेंड देते हैं, एक बेयर मार्केट में या फिर मार्केट क्रैश में, इन्वेस्टर्स उनके स्टॉक प्राइसेस, उनके स्टॉक्स जो है वो बेच देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो पैसा नहीं बनने वाला है, राइट। तो वोल्टास का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। अगर एक बुरा सिचुएशन आएगा, कभी भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आने वाला है, राइट, तो ये काफ़ी रैशनलाइज होगा इसका स्टॉक प्राइस, क्योंकि इन्वेस्टर के पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है डिविडेंड का कि वो एक स्टॉक को अपने पास रखे, ठीक है। थोड़ा प्रोडक्ट लाइंस या फिर कैटेगरीज देखते हैं वोल्टास की। तो सबसे फेमस जो उनका प्रोडक्ट लाइन है वो तो आपका एयर कंडीशन है, कूलिंग प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो ACs है, राइट, ये उनका हीरो कैटेगरी है। हाँ, ACs जो है ये 60% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो सीजनल प्रोडक्ट है, इसलिए कंपनी ने भी डाइवर्सिफाई करके दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे लाइंस ऑफ बिजनेस में गए हैं, क्योंकि एक के भरोसे आप नहीं रह सकते, यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो जो ACs का कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। मार्केट लीडर है, एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर तक तो मार्केट लीडर है वोल्टास, 21% मार्केट शेयर है। रूम ACs, स्प्लिट ACs बनाता है। स्प्लिट ACs थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, और थोड़ा मास प्रीमियम कैटेगरी में एक तरह से ये प्रोडक्ट्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं, राइट। अब जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है या फिर फ्यूचर ग्रोथ है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कह रहा है कि उनका फ्यूचर ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके की गर्मियाँ हो रही है और हीट वेव्स हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो आना ही आना है, राइट। आपका जो टॉप लाइन है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो,
वॉल्यूम ग्रोथ तो आना ही आना है, उसके लिए एक्स्ट्रा केपेक्स भी कुछ 10 लाख एसीज बनाने का उन लोग ने डाल दिया है, राइट। एयर कूलर का भी बिजनेस करता है, बट एयर कूलर का टॉप लाइन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, सिर्फ 4% है। सिम्फनी मार्केट लीडर है, ये सेकंड आता है, 10.5% का मार्केट शेयर है। ये सेम मास प्रीमियम टाइप ऑफ कस्टमर्स को बेचता है, इसमें भी थोड़ा बहुत कंपटीशन है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का ज़्यादा कंपटीशन इसमें आता है, ठीक है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, जो आपके वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं कंपनीज में, जहाँ पे आप पानी भरते हुए या फिर पानी की बोतल लोगों को भरते हुए देखते हो, या फिर ये जो आइसक्रीम रखे जाते हैं फ्रीज़र्स में, राइट, ये सब जो होता है ये कहीं ना कहीं ये बिजनेस में, कमर्शियल बिजनेस में आता है। ये करीबन टॉप लाइन को 15% कंट्रीब्यूट करता है। ये लो मार्जिन बिजनेस है, करीबन 7% इसके ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं एज कम्पेयर टू 9% विच कम फ्रॉम द एसी कैटेगरी। तो ये बिजनेस में भी है कंपनी, ये B2B मॉडल पे कंपनी का काम करती है। तीसरा जो एक इनका नया एक इनिशिएटिव है वो है कंज्यूमर अप्लायंसेस बेचना, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो कंपनी ने ऑलरेडी अपना डिस्ट्रीब्यूशन इतना तगड़ा बनाया है, करीबन 350 एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स है पैन इंडिया, करीबन 11,000 टच पॉइंट्स है। तो कंपनी को लगता है कि अगर हम एसी बेच रहे हो तो हम क्रॉस सेल करके दूसरे कंज्यूमर अप्लायंसेस क्यों नहीं बेच सकते, राइट। तो इसलिए उन्होंने वोल्टास बेको नाम का एक एंटिटी खोला है, कुछ एक टर्किश कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर है। और जब आपके ये फेस्टिव सीजन्स आते हैं, मतलब ये आपका 2 क्वार्टर का जो स्लैक एसी में रहेगा, उसको काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज करने के लिए अब 2 महीने में ये लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचेंगे, ताकि जब दिवाली दशहरा आए तो लोग नए नए अप्लायंसेस खरीदे और इनको कुछ बिजनेस मिले, राइट। तो अप्लायंसेस बिजनेस है, इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन है, सारे कोरियन ब्रांड्स अप्लायंसेस बिजनेस में ही है, राइट। कंपनी ने एक और अपना कैटेगरी खोला है, ये EPC प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये जो भी आपके मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है, या फिर आपका जैसे बहुत सारे नोएडा या फिर गुड़गांव में डेटा सेंटर्स खुलते हैं, तो वहाँ पे EPC प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये EPC कंपनी है, राइट। इसका करीबन 30% कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन को, बट इसके मार्जिन्स बहुत कम है, 4 से 5% मार्जिन से। और ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है इस कैटेगरी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बस इतना समझ में आता है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंडिया पे ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में कम है, क्योंकि इनके साथ कुछ एक बुरा इंसिडेंट हो गया था कुवैत में, जहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट डिलेज आ गए थे और रिसीवेबल्स का इशू आ गया था। तो फिर वो केस जो है कोर्ट में चला गया और उसका फिर आर्बिट्रेशन पेंडिंग था, और अभी कुछ उनको पैसा मिलने वाला है 4 से 8 क्वार्टर्स में। तो इसमें काफ़ी ग्रे एरिया है, मुझे भी समझ में नहीं आता है, ज़्यादा EPC बिजनेस मैंने पढ़े नहीं है। और अगर मुझे वोल्टास में इन्वेस्ट करना है तो मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो EPC बिजनेस चलाता है, मैं शायद इसलिए इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ACs का डिमांड है, वो बस आते रहेगा एज टाइम गोज बाय, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, राइट। इसका अगर आप देखोगे डेट जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड मात्रा में डेट लिया है कंपनी ने, राइट। डेट टू इक्विटी काफ़ी बहुत कम है, डेट टू इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डेट तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इन्वेंट्री कैरिंग साइकिल काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि इन्वेंट्री सारी मतलब एक तरह से ख़त्म हो गई थी जो भी कंपनी के पास था, जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी अच्छा हुआ है, राइट। 2 चीज़ मैं बस ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं हाईलाइट करना एक तरह से मिस आउट कर दिया था। एक तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स को कैश में तब्दील करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, एक तरह से मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि लेट्स से मेरी सैलरी अगर 1 लाख है और 30% गवर्नमेंट ले लेता है टैक्स में, तो मैं कैश फ्लो मेरे पास सिर्फ 70,000 बच जाते हैं, राइट। बट अगर समझो कोई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और अगर मेरी सैलरी 1 लाख है तो मैं पूरा 1 लाख घर में लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर कंपनी 1 लाख अगर रेवेन्यू या बिजनेस या सैलरी है कंपनी की, तो पूरा 1 लाख घर पे आ जाता है। तो इसका जो प्रॉफिट टू कैश फ्लो कन्वर्जन जो है वो काफ़ी अच्छा है, which is actually a statement on the fact that it has a strong bargaining power with its dealers and distributors, right? तो इसलिए ये पॉइंट आया था आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल में। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इन्वेंट्री टर्न्स काफ़ी फटाफट हो रहे हैं एटलीस्ट इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स, एंड रिसीवेबल्स का कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, लोड भी नहीं है, एटलीस्ट AC बिजनेस में, राइट। Talking about the promoters and participation in the market, if you see, retail का जो है वो almost 1,50,000 रिटेल इन्वेस्टर्स थे 3 साल पहले, तो 250 बन चुके हैं अभी, तो 1.6
एक्स ग्रोथ हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं है. 3x और 3.5x इज़ अ बिट अलार्मिंग. दिस इज़ फाइन, राइट. प्रमोटर्स का थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है. प्रमोटर्स का कोई प्लेज वगैरह भी नहीं है, किसी ने कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी, वो अच्छी बात है. FIIs का थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कुछ वक्त में, राइट. DIS का भी कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, राइट. पब्लिक का कुछ घटा है, बट ठीक है, पब्लिक ऑलरेडी है मार्केट में, इन्वेस्टेड है स्टॉक में, राइट. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी. तो इस कंपनी का करंट वैल्यूएशन जो है वो 127 है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़्यादा है. इसका 5 साल का मीडियन वैल्यूएशन 60 है, राइट. इसका जो कंपिटिटर है ब्लू स्टार, उसका वैल्यूएशन करीबन 50 या 60 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, राइट. तो इस कंपनी को क्यों इतना वैल्यूएशन मार्केट दे रही है, राइट. एक दे रही है क्योंकि उनको लगता है कि टाटा का ब्रांड है, 30% स्टेक है टाटा का, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, तो वैल्यूएशन मिलना चाहिए, अच्छा भाई, ठीक है. दूसरा मार्केट सोच रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टिकीनेस इन द डिमांड तो आते रहेगा, टॉप लाइन तो बढ़ता रहेगा, तो अच्छा वैल्यूएशन इसको देना चाहिए. फ्री कैश फ्लो कंपनी है ये, खुद का कैश फ्लो है, इसको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल नहीं लेने पड़ते. बार्गेनिंग पावर विद डीलर्स काफ़ी अच्छा है, जो हमने डिस्कस किया. वर्किंग कैपिटल काफ़ी अच्छा है, मार्केट लीडर है, तो इसको मार्केट लीडर का वैल्यूएशन दिया है 127 का. बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बट मेरे सामने ये क्वेश्चन है कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज़ वोल्टास, वेदर इट इज़ अ गुड कंपनी, ग्रेट कंपनी और एवरेज कंपनी. तो मैंने प्रोस जो है वो ग्रीन में हाईलाइट किए और कॉन्स जो है मैंने रेड में हाईलाइट किए. So one thing which we discussed, the company does not have pricing power, and this is not a great thing. Second thing which we already discussed was the question mark or the doubts around return of equity and the self-sustainability of the business. Profitability नहीं आ रही है, sales बढ़ते जा रहा है. कल अगर पैसा लगेगा एक्स्ट्रा केपेक्स करने के लिए तो पैसा कहाँ से लाओगे. पता है कि फ्री कैश फ्लो कंपनी है, बट अगर सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कैपिटल लेना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट ख़राब होगी और फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे और इंटरेस्ट भरते रहना पड़ेगा कंपनी को, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस ख़राब हो जाता है, राइट. नो गुड डिविडेंड्स. यस, कंपनी डज नॉट गिव गुड इम्प्रेसिव डिविडेंड्स, राइट. कंपनी अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट बहुत लिमिटेड सेंस में करती है. इसका कंपिटिटर 90% अपना ROC जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कंपनी ये सिर्फ 22% करती है, ठीक है. एंड स्ट्रक्चरली AC बिजनेस थोड़ा लो प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस है. सो आई वुड conclude by the fact that this is a good company. This is not a great company, nor it is an average company. It has enough good points on its part to call it a good company. एक कंज्यूमर कंपनी, भले एक मैंने कहा कि एक कमोडिटाइज बिजनेस है ये, बट ये एक कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है. कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज को, एक ग्रेट कंपनी को, जैसे एक ट्रेंट या फिर टाइटन है, उसको मैं 70x का PE देता हूँ. एक एवरेज देता हूँ, या फिर मैं मानता हूँ कि इतना PE डिजर्व करती है. गुड कंपनी को करीबन 50x का देता हूँ और एक एवरेज कंपनी को 30x का. तो इफ़ वोल्टास इज़ अ गुड कंपनी विद अ 50x PE एंड एक्सपेक्टिंग दैट EPS फॉर FY25 25 होता है, राइट. ऑलरेडी 10 रुपये आ चुके, अर्निंग पर शेयर 10 है अभी, राइट. अगर ये 25 हो जाता है, मतलब अगले 2 क्वार्टर में मैंने एक बहुत बेस्ट केस सिनारियो, अगले 3 क्वार्टर में एक बहुत बेस्ट केस सिनारियो सोच के रखा है कि 25 EPS हो जाता है इसका, राइट. मतलब ऑलमोस्ट डबल पिछले साल से, राइट. तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करीबन 1250 है, 1250, राइट. और इसमें जब 10% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब मैं ऐड करता हूँ तो 1125 है बेस्ट केस सिनारियो में, राइट. इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी का जो फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो करीबन 1100 रुपये है, 1800 रुपये नहीं है जिस पे अभी ट्रेड कर रही है, राइट. तो अगर 2 क्वार्टर्स में या 3 क्वार्टर्स में, अगले 2 क्वार्टर्स में खासकर, अगले 2 क्वार्टर्स में अगर कंपनी का प्राइस या जब कंसोलिडेट होता है या फिर ये कम होता है और वो 1100 के लेवल पे आ जाता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग सिनारियो बन सकता है to invest in this company. That's all what I was trying to explain from the maths that I've shown you over here. I hope this presentation around Voltas was of some value to you, and I hope this was of some value to you. Thank you for your time. Take care.